हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लड्डू पर एग्जाम। तो चलिए आज हम हाजिर हैं और बताने जा रहे हैं पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आने वाले हैं। अभी बिहार में दरोगा परीक्षा होने जाने रहा है 6 दिन के बाद, फिर एनटीपीसी है, CBT2 और फिर रेलवे ग्रुप डी, और फिर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं और इनसे प्रश्न परीक्षाओं में 100% टैली होंगे, तो आप इसे जरूर दोहरा लें। तो चलिए चलते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और आज बताने जा रहा हूं मिनिमम 50 से 60 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्रश्न कैसे लगे। तो चलिए समझते हैं। ये पहला प्रश्न दिया है, भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत का निधन एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया। उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? तो जान जाइए, उस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5। परीक्षा पूछेगा निश्चित ही। जिस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5। कहां पे हुआ? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में। सुलूर से वेलिंगटन के लिए जाते समय इसमें टोटल क्रू मेंबर थे 14 सदस्य मौजूद थे। सुलूर से वेलिंगटन एक फंक्शन में जाना था और उसी दौरान एक हादसा हो जाता है जिसमें 13 मेंबर तो उसी दिन मर गए। उस हादसे में ही जो 14वें मेंबर बचे थे कैप्टन वरुण सिंह, वो भी 7 दिन अस्पताल में रहने के बाद 2 दिन पहले ही उनका भी असामयिक निधन हो गया है, और ये देश के लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो जान जाइए, कैप्टन वरुण सिंह एक जीवित बचे थे जो 7 दिन हॉस्पिटल में जंग लड़ते रहे, अंत में उनको भी हम बचा नहीं पाए। तो ध्यान दीजिए, पूछता है भारत के प्रथम सीडीएस का फुल फॉर्म पूछ जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सीडीएस बिपिन रावत का निधन एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया। तो उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? तो नाम आपको याद रहना चाहिए, MI-17V5। उस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5। कहां हुआ? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में। सुलूर से वेलिंगटन जाते समय टोटल उसमें 14 क्रू मेंबर सवार थे। क्रू मेंबर से टोटल 14 सदस्य थे, जिसमें उनकी वाइफ भी थी, और ऑन द स्पॉट 13 सदस्य जो है उनका निधन हो जाता है। 14वें सदस्य जो थे कैप्टन वरुण सिंह बचे थे, जो 7 दिन हॉस्पिटल में जंग लड़ने के बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो याद रखना चाहिए उस हेलीकॉप्टर क्या नाम है, तो MI-17V5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के नए एयर चीफ मार्शल कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखना चाहिए, विवेक राम चौधरी। किस नंबर के हैं? 27वें नंबर के एयर मार्शल हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? RK भदौरिया का स्थान लिया। पूछता है परीक्षा में, कभी कभी घुमा देता है प्रश्न, बच्चे फंस जाते हैं। वो करंट अफेयर रहते हैं, पीछे का भी याद रखना चाहिए इनसे। तो जानिए, इन्होंने जो स्थान लिया है वो RK भदौरिया का लिया है, विवेक राम चौधरी ने। भारत के नए जल सेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है प्रश्न, पूछता है, याद रखना चाहिए। नए वाइस एडमिरल जो हुए हैं जल सेना अध्यक्ष R हरि कुमार, जो 25वें जल सेना अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं इस पर। नई शिक्षा नीति 2021 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। नई शिक्षा नीति नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? याद रखना चाहिए, कर्नाटक। और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। और ये ध्यान दीजिए, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? नई शिक्षा नीति जब बन रही थी उस समिति का अध्यक्ष भी पूछ देता है, तो याद रखना चाहिए नई शिक्षा नीति की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उन्हीं की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? एक प्रश्न IBS CIO में आया था और कई पेपर में दिखा हुआ आ रहा है। रेलवे में एनटीपीसी में पूछा था, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? याद रखना चाहिए, सना मरीन जो है विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इनकी उम्र 34 वर्ष है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। पूछता है किस पार्टी से है? डेमोक्रेट पार्टी से। मैं पूरा डिटेल बता दे रहा हूं। यह प्रश्न है जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर में आया था। पूर्वोत्तर भारत का प्रथम खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहां शुरू किया गया है? बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न पेपर में आए हैं।
पूर्वोत्तर भारत का प्रथम खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहां शुरू किया गया है? शिलांग, मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर भारत का प्रथम खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शुरू किया गया है। यह भी प्रश्न आया था, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित रक्षिता क्या है? भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित रक्षिता क्या है? तो सीधा जानिए, रक्षिता जो है एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है। रक्षिता एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यही पूछ देता है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना चाहिए G सतीश रेड्डी। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। चलिए नए प्रश्नों पर। प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जानिए, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है हरनाज कौर संधू ने। इनकी उम्र है 21 वर्ष। पूछता है, यह मिस यूनिवर्स 2021 किस नंबर की प्रतियोगिता थी? तो याद रखिए 17वें नंबर की यह जो प्रतियोगिता थी, यह कहां आयोजित हुई? तो यह इजराइल में आयोजित हुई। और ये भी जानिए, हरनाज कौर सिंधु पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोहाली गांव की रहने वाली हैं। हरनाज कौर सिंधु पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोहाली गांव की रहने वाली हैं। पर जानिए, हरनाज कौर सिंधु जो हैं संधु, ये मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली भारत की तीसरी महिला हैं और इन्होंने यह खिताब 21 साल के बाद जीता है। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला है, वह है सुष्मिता सेन, और उन्होंने 1994 में जीता था। इसके 6 साल बाद सन 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। अब उसके 21 साल बाद 2021 में हरनाज कौर सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इस तरह से भारत में अभी तक 3 महिलाओं ने ही मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट भी कहा जाता है। ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट भी कहा जाता है। बड़ा इंपोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। अब चलते हैं, यह बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। कुछ सृष्टि गोस्वामी किस राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी, CM बनी थी? सृष्टि गोस्वामी किस राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी? तो याद रखना चाहिए, उत्तराखंड में। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। यह कहां की रहने वाली हैं? यह हरिद्वार के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। इनको 24 जनवरी को, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, उसी दिन के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्यों बनाया जाता है मुख्यमंत्री, कभी सोचे हैं? लोगों को जागरूक करने के लिए। महिला सशक्तिकरण की बात होती है देश में। सशक्तिकरण से मतलब है हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति, सहभागिता, भागीदारी। इसको लोगों को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए ही उन्हें एक दिन का सैंबल के तौर पर चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल इत्यादि बना दिया जाता है। तो ये जान जाइए, ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न पूछेगा जरूर। यह प्रश्न पेपर में आया था, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? याद रखना चाहिए, मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? मणिपुर में। यह भी प्रश्न पेपर में आया है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को किस रूप में मनाया गया है? अभी जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं 15 अगस्त को, उसे किस रूप में मनाया गया है? तो याद होना चाहिए, आजादी का अमृत उत्सव के रूप में मनाया गया है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत उत्सव के रूप में मनाया गया है। यह भी प्रश्न आया था, क्षेत्रीय संगीत दशकथिया किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। क्षेत्रीय संगीत दशकथिया जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यह भी प्रश्न आया था पेपर में। हाल ही में भारतीय सेना के तीनों अंगों जल, थल, नभ का संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहां आयोजित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एम्फेक्स 21 जो है तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस साल आयोजित हुआ है, हाल ही में। यह बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह भी आया था। अमेजोनिया एक किस देश का उपग्रह है? ब्राजील।
अमेजोनिया एक जो है ब्राजील का उपग्रह है, इसे इसरो के PSLV C-51 रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। PSLV का फुल फॉर्म और GSLV का फुल फॉर्म परीक्षा में NTPC में 2 बार पूछा है, तो PSLV का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। P से पोलर, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस तरह से GSLV का भी पूछता है, जियो साइंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो साइंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स इन पर नजर डालते हैं जो बड़ा इंपोर्टेंट है और एक पहला प्रश्न भी पेपर में आया था। प्रश्न है, जनवरी 2020 में भारत ने लालंदर बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो जानते हैं आप लालंदर बांध है वो अफगानिस्तान में है, तो हस्ताक्षर भी तो अफगानिस्तान से ही होगा, यानी आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। लालंदर बांध किस नदी पर है? तो लालंदर नदी पर है। इसका एक अन्य नाम भी है सहतूत बांध। परीक्षा में पूछ दिया है सहतूत बांध किस देश में स्थित है? वे ध्यान दीजिए, सहतूत बांध जो है लालंदर बांध को ही कहा जाता है और यह लालंदर नदी पर स्थित है। ये बड़ा इंपोर्टेंट है। IPL के 14वें सत्र का स्पॉन्सर कौन था? अभी जो IPL हुआ है इसका स्पॉन्सर कौन था? तो याद रखना चाहिए वीवो मोबाइल जो था 14वें सत्र का स्पॉन्सर था। विजेता कौन हुआ? तो IPL का 14वां सत्र जो है जीता था चेन्नई ने। चेन्नई ने 4 बार IPL जीता है। चेन्नई की टीम 4 बार IPL की विजेता रही है और सबसे ज्यादा IPL मुंबई इंडियंस ने जीता है 5 बार। सबसे ज्यादा IPL जीतने का रिकॉर्ड अभी मुंबई इंडियंस के पास है, 5 बार जीता है और चेन्नई ने 4 बार जीता है। इस बार वो विजेता रही कोलकाता नाइट राइडर्स और विजेता रही चेन्नई। यह मैच कहां खेला गया? तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। फाइनल मैच IPL 14 का खेला गया था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, याद रहना चाहिए। यह रामायण यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी? रामायण यूनिवर्सिटी अयोध्या में बनाई जाएगी 21 एकड़ की भूमि में। अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट किसे प्रदान किया गया है? याद रखना चाहिए नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहां हुआ है? बड़ा इंपोर्टेंट है, पूछा था पहला संस्करण NTPC पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रथम संस्करण कहां आयोजित हुआ था। इसलिए मैं पूरा इस पर कंप्लीट बता रहा हूं, सिर्फ वही नहीं उसके बारे में जो जुड़े हैं उससे चीजें, वो सभी चीजें बता रहा हूं, सब इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन जो हुआ था यह हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। यह इसका चौथा संस्करण था। प्रथम संस्करण देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम संस्करण 2018 में नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण हुआ 2019 में पुणे में महाराष्ट्र में, तीसरा संस्करण 2020 गुवाहाटी असम, और ये जो चौथा संस्करण 2021 में जो हुआ है चौथा संस्करण है ये हुआ है हरियाणा के पंचकुला में। याद रखना चाहिए बच्चों को, ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? याद रखना चाहिए तेलंगाना राज्य के रामागुंडम में। तेलंगाना राज्य के रामागुंडम में। इसकी क्षमता पूछ देता है 100 मेगावाट की क्षमता वाला होगा। यह देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट होगा तैरता हुआ। देश में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में की गई? मेघालय राज्य में। देश में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी मेघालय राज्य में की गई। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? उसका क्या नाम है? याद होना चाहिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है यह 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। और मैं इसीलिए सोचा अभी तुरंत बिहार SI का पेपर है और इसके बाद तुरंत NTPC CV2 है, BPSC है, रेलवे ग्रुप D है, तमाम परीक्षाएं हैं। सोचा मैं बहुत इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको बता दूं। तो चलिए समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना चाहिए 2 अप्रैल को। इस साल इसका थीम था द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड। क्यों मनाया जाता है? पुस्तक के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने के लिए। टेरी के पूर्व निदेशक एवं प्रसिद्ध पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया था, उनका क्या नाम है? ध्यान दिए, टेरी के पूर्व निदेशक एवं प्रसिद्ध पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया था, उनका क्या नाम है? याद रखना चाहिए डॉक्टर RK पचौरी। 79 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है।
तो थोड़ा टेरी पर नजर डाल लेते हैं। टेरी क्या है? तो टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। स्थापना हुई थी 1974 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और टेरी के वर्तमान निदेशक हैं अजय माथुर। टेरी के वर्तमान निदेशक उनके निधन के बाद बने हैं अजय माथुर। तो ये ध्यान देना है टेरी के निदेशक में प्रसिद्ध पर्यावरणविद आर.के. पचौरी का हाल ही में निधन हो गया है। भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी टीसीएस के संस्थापक का निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? ध्यान दीजिए, टीसीएस के फाउंडर का नाम पूछा है आपसे, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो जानिए उनका नाम है फकीर चंद कोहली। इन्हें भारत के आईटी इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। फकीर चंद कोहली को भारत के आईटी इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। एक टीसीएस के फाउंडर थे। टीसीएस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना 1968 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में टीसीएस के एमडी और सीईओ बने हैं राजेश गोपीनाथन। वर्तमान में टीसीएस के एमडी एंड सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। याद रखना चाहिए। अभी ये बड़ा इंपोर्टेंट है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना चाहिए शिव शंकरप्पा एस साहूकार को। तो थोड़ा कर्नाटक पर नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। येदियुरप्पा से इस्तीफा ले लिया गया और इसके बाद नया मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई और वहां के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। तो इसी कड़ी में मैं बता देता हूं, बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है। तो बिहार के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आर.के. महाजन। हाँ, आर.के. जो अपर शिक्षा सचिव थे, अपर मुख्य शिक्षा सचिव थे बिहार के। उन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकार ने इनाम के तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। तो याद रखना चाहिए बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष हैं वो है आर.के. महाजन। कर्नाटक लोक सेवा के अध्यक्ष हैं वो है शिव शंकरप्पा एस साहूकार। ऑल इंडिया रेडियो AIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डीजी कौन बने हैं? याद रखना चाहिए एन वेणुधर रेड्डी। इसकी स्थापना 1936 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में। ये जानिए, मैं सिर्फ बस नहीं बता रहा हूं, उससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिससे हर बच्चा इससे फायदा उठा पाए। तो चलिए फिर समझते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है और इनका कार्यकाल सरकार ने कब तक बढ़ा दिया है? तो जानिए, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल सरकार ने जून 2022 तक बढ़ा दिया है। जून 2022 तक अभी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ही रहेंगे। तो थोड़ा नीति आयोग पर नजर डाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, नीति इनका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना, ध्यान दीजिए, इससे पहले योजना आयोग था जो 1950 में स्थापित हुआ था। 14 अगस्त 2014 को सरकार ने इसको समाप्त कर दिया योजना आयोग को और उसके स्थान पर नया चीज लाया है, वो है नीति आयोग। हाँ, नीति आयोग। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। और यह भी ध्यान देना है, जिस तरह से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था उसी तरह से नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। यह सरकार का थिंक टैंक है। यह गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये ध्यान दीजिए। दूसरी बात, नीति आयोग का पूछ दे आपसे प्रथम अध्यक्ष बताए। तो जानते हैं नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो अतः प्रथम जो उसके अध्यक्ष हुए वो है नरेंद्र मोदी। और पूछे वर्तमान स्वयं नीति आयोग के अध्यक्ष, तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए आज भी वर्तमान अध्यक्ष हुए है नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष राजीव कुमार। जानिए, जो उपाध्यक्ष का पद होता है एक कैबिनेट सचिव का पद, कैबिनेट मंत्री का पद होता है, बड़ा इंपोर्टेंट है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद कैबिनेट मंत्री का पद होता है, उसके बराबर इसको दर्जा मिला हुआ है। तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ श्री सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत। नीति आयोग के प्रथम वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, वर्तमान वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। नीति आयोग के प्रथम
अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, भाई अभी वही हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी ये बड़ा हाल ही में 2 दिन पहले हुआ है, बंगाल की किस पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया है? तो जानिए, बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अभी अभी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया है। इस तरह से अब भारत की टोटल 14 ऐसी अमूर्त चीजें हैं जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल हैं। चलिए, बड़ा इंपोर्टेंट है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखना चाहिए, 24वें शीतकालीन विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ 2022 में चीन के बीजिंग में। इसका शुभंकर है बिंग ड्वेन ड्वेन, इसका मस्कट है बिंग ड्वेन ड्वेन, याद रखिएगा, पूछ देगा परीक्षा में, तो ये भी जान लें। 24वां हो रहा है 2022 में बीजिंग में, 25वां आयोजन होगा 2026 में इटली के 2 शहर मिलान और कोर्टिना में। 24वें विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में इटली के, 25वें ओलंपिक खेल का आयोजन 25वें विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में इटली के 2 शहर मिलान और कोर्टिना में होगा। तो ये भी जान लें। 23वां 2018 में हुआ था प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में, जानिए हर 4 साल पर हो रहा है। 23वां विंटर ओलंपिक खेल हुआ 2018 में प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में, फिर 4 साल बाद 2022 में होगा 24वां ओलंपिक खेल, विंटर ओलंपिक खेल चीन के बीजिंग में, फिर 4 साल बाद 2026 में होगा इटली के मिलान में विंटर ओलंपिक खेल। और 2022 के विंटर ओलंपिक खेल का जो शुभंकर है, मस्कट है, उसका नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन। चलिए, अब ये प्रश्न बड़ा इंपोर्टेंट है। पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट 2020 के लेखक कौन है? जानते हैं, अभी भारत सरकार ने 3 कानून बनाया था जिस पर बहुत विवाद हुआ था। किसान बहुत दिन से लंबे समय तक आंदोलन पर थे वहां दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, और कानून सरकार ने वापस ले लिया है। तो इसी कानून के ऊपर बुक्स लिखी गई है, एग्रीकल्चर एक्ट 2020। इसके लेखक जो हैं मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.K. राजन हैं। इसके लेखक मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.K. राजन हैं। एग्रीकल्चर एक्ट 2020 के लेखक A.K. राजन। इसका विमोचन किया था DMK अध्यक्ष के वीरमणि ने। इस पुस्तक का विमोचन किया DMK अध्यक्ष के वीरमणि ने। इसमें यह बताया गया, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि ये तीनों कृषि कानून भारत के संघीय ढांचे पर किस प्रकार प्रहार करते हैं। इस पुस्तक में यह बात बताई गई है, लेकिन सरकार ने चाहे किसी भी मजबूरी बस और की राजनीति से कोई ये जो है एक्ट वापस ले लिया है। अच्छी बात है। चलिए अब यहां समझते हैं। पलानी मुरुगन मंदिर के अभी पंचामृतम प्रसाद 5 चीजों से मिलकर बनता है। हमारे यहाँ भी पंचामृत कहा जाता है, जानते होंगे, इसे कहा जाता है पंचामृतम प्रसाद, जिसको GI टैग दिया गया है। GI टैग से मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यानी उस स्थान विशेष का महत्व, यानी उस स्थान विशेष का प्रसाद कुछ विशेष महत्व का है, उसमें कुछ विशेष गुण है, उस स्थान विशेष की वस्तु कुछ विशेष गुण की है जो हर जगह नहीं मौजूद है, तो उसको GI टैग दिया जाता है। तो उसी तरह से पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को पहली बार किसी प्रसाद को GI टैग दिया गया है। तो पूछता है यह मंदिर पलानी मुरुगन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना चाहिए, पलानी मुरुगन मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पलानी मुरुगन मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है और पहली बार किसी प्रसाद को GI टैग दिया गया है। देश का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना चाहिए, TV सोमनाथ। हाल ही में किस राज्य की कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को GI टैग प्रदान दिया गया है, तो याद रखना चाहिए वो है तमिलनाडु की कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। यह गुड़ और मूंगफली से बनती है। जानते हैं हमारे यहाँ भी बनती है, इसको बादाम पट्टी कहा जाता है, बहुत स्थान पर गुड़ पट्टी कहा जाता है। आप यहाँ क्या कहा जाता है बताइएगा जरूर। तो यही मिठाई है जो हमारे यहाँ बादाम पट्टी नाम से जानी जाती है, गुड़ और मूंगफली से बनती है और इसे तमिलनाडु में कोविलपट्टी कदलाई मिठाई कहा जाता है और उसको वहां GI टैग दिया गया है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किन 2 देशों को दी गई है? ध्यान दिया, बड़ा इंपोर्टेंट है। फीफा महिला वर्ल्ड कप बात हो रही है, तो फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो जरा इससे रिलेटेड और प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप
2022 में इसकी मेजबानी भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप यानी महिला विश्व कप के एक साल बाद अंडर 17 का 2023 में होगा पेरू में। यह जो है फीफा महिला वर्ल्ड कप है, इसमें अंडर शब्द नहीं जुटा है, इन दोनों में डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। यह अंडर 17 महिला है, अंडर 17 पुरुष है। तो अंडर 17 महिला पहले हो रहा है भारत में और पुरुष वाला हो रहा है पेरू में। यह जो है फीफा महिला वर्ल्ड कप है, इसमें ये स्टेट लिमिटेशन नहीं है, अंडर 17 है कि अंडर 20 है। तो यह जो होता है 2023 की मेजबानी जो हो रही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अब ये प्रश्न है बड़ा इंपोर्टेंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? डीजी, नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? ध्यान देना चाहिए, नए महानिदेशक बने CISF के सिलवर्धन सिंह। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। CISF के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ध्यान दिए, डीजी हैं और अध्यक्ष की बात हो रही है। वर्तमान अध्यक्ष जो है वह राजेश रंजन। इसका मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और स्थलों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और जैसे लाल किला, ताजमहल से जो महत्वपूर्ण स्थान है उनकी सुरक्षा है और एयरपोर्ट हैं, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी जो होती है वो CISF के ही अधीन होती है। 21 मार्च 2021 को मनाए गए वन दिवस की थीम क्या थी? ध्यान दिए, हर साल 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ये वनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना, योजनाएं बनाने से भी उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? बड़ा इंपोर्टेंट है। तो इसकी थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ए पथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ध्यान दीजिए, इतना लंबा आता है, आप बस फॉरेस्ट रेस्टोरेशन भी याद रहता है तो आसानी से पकड़ लेंगे। जानते हैं हर साल 21 मार्च को वन दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2012 को की थी। 2012 में घोषणा हुई कि हर साल 2013 से 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाएगा और उसी 2013 से ही 21 मार्च 2013 से ही हर साल 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न है बड़ा इंपोर्टेंट। पुस्तक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपुल क्लोजर के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एम रामचंद्रन IAS हैं और इनको योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी है, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि कैसे लोगों को कठिनाइयां होती हैं, कैसे गवर्नमेंट को लोगों के और नजदीक लाया जाए जिससे उनको सहूलियत हो। सब सारी बातें उन्होंने इस पुस्तक में लिखी है और इसका विमोचन किया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ध्यान दीजिए, इस पुस्तक का विमोचन किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। तो थोड़ा अभी जान लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। वेंकैया नायडू देश के 13वें ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बने। पूछता है वेंकैया नायडू किस नंबर के व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं? 13वें व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति हैं। फिर पूछता है उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस नंबर के व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं? तो रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के व्यक्ति हैं, 14वें ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। और नरेंद्र मोदी 15वें ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री हैं। तो याद लीजिए 13, 14, 15। वेंकैया नायडू 13वें, रामनाथ कोविंद 14वें, नरेंद्र मोदी 15वें। तो नरेंद्र मोदी 15वें ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री हैं, रामनाथ कोविंद 14वें ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू 13वें ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति हैं। तो मैं ये प्रश्न आया तो मैंने ये बता दिया, बातें ध्यान में देना है। अब चलते हैं पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन है? याद रखना चाहिए अनिंद्या दत्ता, वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश हुई है। इसमें भारत की टेनिस यात्रा का वर्णन किया गया है, किस तरह से भारत में टेनिस बढ़ी, लिएंडर पेस आए, सानिया मिर्जा से लेकर तमाम चीजें इसमें वर्णन है। अब चलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जानिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत 121वें स्थान पर रहा है। ये बड़ा इंपोर्टेंट है, याद रहना चाहिए। भारत 121वें स्थान पर है। पूछ देता है जारी कौन करता है? तो यह अमेरिकी थिंक टैंक है, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। यह फाउंडेशन दुनिया की देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता का आकलन करता है। द हेरिटेज फाउंडेशन ही इस साल जारी किया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, जिसमें सिंगापुर पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है, भारत 121वें स्थान पर है। औरंगाबाद हवाई अड्डा, ध्यान दिया, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है।
इस हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम क्या रखा गया आपसे पूछ रहा है, छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल कर अब छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। मोरवाडी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। इसको क्या नाम रखा गया है, बनारस जंक्शन। बड़ा इंपोर्टेंट है, नरेंद्र मोदी का भाई चुनावी क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, तो याद रहना चाहिए। मोरवाडी रेलवे स्टेशन का नया नाम है बनारस जंक्शन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में। किस राज्य की सिराखोंग मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है? तो मणिपुर। ध्यान दिए, बिहार में भी सुपौल सिराव का खाजा, मुजफ्फरपुर की लीची, जर्दालू आम, इन सबों को भी जीआई टैग दिया गया है, आप जान जाइए। हाल ही में किस एथलीट को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद रखना चाहिए मीराबाई चानू को। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी वर्ग में सिल्वर मेडल भी जीता है टोक्यो ओलंपिक में। हाँ, मीराबाई चानू को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने 49 केजी वर्ग में महिला वर्ग में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जानते हैं यह खिताब ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, यानी विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता न्यूजीलैंड। कहां हुआ? यह यूएई और ओमान में हुआ था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन यूएई और ओमान में हुआ था। यह 7वां संस्करण था। जानते हैं पहला संस्करण भारत ने 2007 में जीता था। भारत ने T20 विश्व कप एक ही बार जीता है, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। ध्यान दीजिएगा, एक ही बार जीता है T20 विश्व कप। यह जो फाइनल मैच हुआ था दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। हाँ, 7वां संस्करण था। 8वां संस्करण जो होगा वो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। T20 का 7वां संस्करण 2021 में दुबई में हुआ। 8वां संस्करण जो है 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा T20 विश्व कप पुरुषों का। अब ध्यान दिए, आईसीसी इसका आयोजन जो करता है वो आईसीसी करती है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। दूसरी बात, आईसीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड के। पूछता है परीक्षा में आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और ये बड़ा नया चेंज है, अभी परीक्षा में पूछेगा आपसे। आईसीसी के नए सीईओ बने हैं जियोफ एलार्डिस। आईसीसी के नए सीईओ बने हैं जियोफ एलार्डिस और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। जियोफ एलार्डिस जो आईसीसी के नए सीईओ बने हैं। हाँ, इससे पहले अंतरिम सीईओ थे। मनु साहनी ने 8 महीना पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अंतरिम सीईओ बनाए गए थे और इनकी के नेतृत्व में T20 विश्व कप का सफल आयोजन हुआ। इसके उपरांत जियोफ एलार्डिस को आईसीसी का अस्थायी सीईओ बना दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के। इतना क्लियर। हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जान लीजिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एयू है वह वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आमिर खान को। आमिर खान वेदांतु के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। वेदांतु है, यह एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से अनअकैडमी है उसी तरह से वेदांतु भी बायजूस है, उस तरह से वेदांतु भी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। वेदांतु के पहले से हैं और इधर बनाया गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। किन 2 व्यक्तियों को पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ध्यान दिए, पूमा जो है जूता भी बनाता है, टी शर्ट भी बनाता है, जर्मन कंपनी है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को, जो दोनों क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल दोनों को बनाया गया है। जय भीम प्रतिभा विकास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। जय भीम प्रतिभा विकास योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। निजी संस्थानों में SC, ST, OBC और EWS के छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए, यानी बच्चे SC, ST, OBC और EWS के निजी संस्थानों में यदि कोचिंग करने जाते हैं तो उन्हें उनके फीस का पैसा सरकार देगी, वो बच्चे नहीं देंगे, उन बच्चों के लिए मुफ्त रहेगा।
तो यह है जय भीम प्रतिभा विकास योजना। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह प्रश्न आया था रेवेन्यू इंस्पेक्टर में, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये बड़ा इंपोर्टेंट है, तो जानिए 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था और इसमें इनटू द डार्कनेस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। ये डेनमार्क की फिल्म है इनटू द डार्कनेस। मैन बुकर पुरस्कार, ये सब 4-5 पुरस्कार है, इन्हें जरूर पढ़ जाइएगा, परीक्षा में जरूर आएगा। मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? डेमन गलगुट। मैन बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है डेमन गलगुट को। दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, इनका उपन्यास है द प्रॉमिस के लिए। और हम इस तुरंत बता दें 2020 में किसे मिला था, दोनों रिमेंबर हमसे पूछ देता है बैक का भी। तो 2020 का मिला था डगलस स्टुअर्ट को, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इनका उपन्यास है सुगी बेन। अब ये था मैन बुकर पुरस्कार। अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 एक किसे दिया गया है? वो तो हुआ डेमन गलगुट और 2020 में मिला था डगलस स्टुअर्ट को। और ये मिला है डेविड डियोप। ध्यान दिए, डेट से दोनों है, कंफ्यूजन होगा यहाँ, इसे लास्ट ले आपको करना, लास्ट से। यहाँ गलगुट है, यहाँ डियोप है, तो डियोप को मिला है, इनकी कृति है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, उपन्यास के लिए मिला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डियोप को। 2020 से मिला था मार्के लुकास रिजनेवेल्ट को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग प्ले। मैं इतना नहीं पढ़ता हूं, मैं अंतिम नाम याद रखता हूं। इसमें से डियोप, इसमें से गलगुट, इसमें से स्टुअर्ट, इसमें से रिजनेवेल्ट, और इतना से आप पकड़ लोगे, इतना लंबा नाम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो उतना भी नहीं रटता हूं, मैं यहां पकड़ लिया डीरी, यहां देखिए यहां से डी आर पकड़ लिया, डियोप रिजनेवेल्ट, डीरी से निकाल लेता हूं। इसमें मैं पकड़ लूंगा यहां से गलगुट स्टुअर्ट, जीएस पकड़ लूंगा, गलगुट स्टुअर्ट, बस मैं इतना याद रखता हूं, आसानी से पकड़ लेता हूं। बुकर पुरस्कार 2021 जीएस को मिला है और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डीआर को मिला है 2021 से 2020। तो पहले वाला ध्यान दिए, बाद वाला बाद का है, पहले का है, आइए अब का है। तो ये हुआ डियो को, ये हुआ रिजनेवेल्ट को, ये हुआ गलगुट को, ये हुआ स्टुअर्ट को। आप चाहें तो ऐसे शॉर्ट में बनाकर पढ़ लेंगे, इसे रटने की जरूरत नहीं, स्मार्ट स्टडी चाहिए। जानते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अब चलते हैं गांधी सांख्यिकी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? इसी साल सरकार ने 2019 और 2020 दोनों का दिया था, और राजस्व अधिकारी परीक्षा में दोनों किसी न किसी सीट में पूछ दिया था। बड़ा इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया है। 2020 का मिला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। 19 का मिला है स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को, ओमान के रहने वाले थे। 2019 का गांधी सांख्यिकी पुरस्कार मिला है सैद को, कबूस अल बिन सैद अल सैद, अंतिम में सैद पकड़ लीजिए। ये मिला है बंगबंधु, जानते हैं बंगबंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो ये ध्यान रखना चाहिए, बड़ा इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट और इंपोर्टेंट जो है प्रश्न सारे पढ़ाता हूं, इससे बिहार दरोगा में प्रश्न बनेगा और रेलवे में और यूपीएससी में निश्चित बनेगा। दुआरे राशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। वहां पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने दुआरे राशन योजना शुरू किया है कि जो डीलर हैं वो द्वार घर घर जाकर लोगों को राशन वितरण करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा, AK मिश्रा। जानिए एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। जानिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही जज या मुख्य न्यायाधीश जो है वही बनेगा, दूसरा नहीं बनता है, इतना ध्यान रखना चाहिए। इसका मोटो है मे ऑल बी हैप्पी, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये बड़ा इंपोर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। फिक्की के नए महानिदेशक कौन है? DG अरुण चावला। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके हैं उदय शंकर, दोनों याद रहना चाहिए, अध्यक्ष और महानिदेशक। पूछता है आपसे बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न।
वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो जानिए, आइसलैंड पहले नंबर पर, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, ऑस्ट्रिया तीसरे नंबर पर रहा। 163 देशों में भारत की स्थिति 135 में रही। याद रखिए, बड़ा इंपोर्टेंट है। सबसे नीचे सबसे खराब स्थिति रही वो अफगानिस्तान की रही। आप जानते हैं तालिबान के शासन में आने के बाद से वहां स्थिति वो खराब रही है। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसका मुख्यालय सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया है? इस योजना का नाम है हर घर दस्तक अभियान। हर घर दस्तक अभियान। एसबीआई की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? याद रखना चाहिए, भारत तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत। किन किन चीजों पर आकलन होता है? भूस्खलन, ताप, बाढ़, सूखा आदि के प्रभाव के आधार पर नई आपदा रिपोर्ट एसबीआई ने तैयार की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नजर डालते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर दूं, जिससे बिहार दरोगा, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, कोई भी परीक्षा है इससे बाहर ना आए, इसलिए हर इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं। पार्थ सत्यपथी किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? हंगरी में। हंगरी की मुद्रा कुछ देता है फॉरेन। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद होना रहना चाहिए, पीवी सिंधु भारत और मिस लिली कनाडा को बनाया गया है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर। किस राज्य के रिंगल उद्योग सराफू को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तराखंड के रिंगल उद्योग। सराफू जानिए मुलायम पौधा होता है, लचीली लकड़ी का, इसको किसी रूप में ढाला जा सकता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और किसी रूप में सामान, इससे सजावटी सामान बनाए जाते हैं। जर्मनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बड़ा ही फेमस है ओलाफ शोल्ज, जो जर्मनी के नवे प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले एंजेला मर्कल 16 सालों से जर्मनी के प्रधानमंत्री बनी हुई थी और वो जर्मनी की 8वीं प्रधानमंत्री थी। और ये जो है ओलाफ शोल्ज जर्मनी के नवे प्रधानमंत्री हैं। 16 साल के बाद जर्मनी में मर्केल युग का अंत हो गया है। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री पेटर फियाला, चेक गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री हैं। ये बड़ा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछेगा। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा, जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम है फुमियो किशिदा, याद रहना चाहिए, किशिदा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? जानते हैं, नेपाल में केपी ओली की सरकार थी, वो भारत विरोधी कार्यों में लिप्त रह रही थी। तमाम विरोधों से केपी ओली की सरकार गिर गई। उसके बाद से सरकार फिर प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा, इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है पूछेगा आपसे, तो याद रहना चाहिए शेर बहादुर देउबा। मैं बार बार बता रहा हूं, बड़ा इंपोर्टेंट है, जो चेंज हुआ है पड़ोसी राज्यों से उड़ा है मामला, तो पूछेगा ही। जापान के फुमियो किशिदा और जर्मनी का 16 साल बाद चेंज हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखना है। ओलाफ शोल्ज, जापान फुमियो किशिदा, चेक गणराज्य पेटर फियाला और नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए होम मिनिस्टर बनाया गया है, गृह मंत्री बनाया गया है? बताइए, तो जान जाइए। मध्य प्रदेश के 8 मार्च को, जानते हैं, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जाता है, उनको जागरूक बनाने के लिए योजनाएं चलती हैं। तो उसी तिथि को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, मध्य प्रदेश में मीनाक्षी वर्मा को मध्य प्रदेश का गृह मंत्री एक दिन के लिए बनाया गया था। मीनाक्षी वर्मा मध्य प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल हैं। मीनाक्षी वर्मा मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की सेवा में तैनात हैं और इनको एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया था 8 मार्च को। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? याद रहना चाहिए, वीरांगना लक्ष्मीबाई। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई। प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? यूक्रेन में। चलिए लास्ट प्रश्न, भारत का सबसे युवा महिला पायलट कौन है? तो याद रखना चाहिए, आयशा अजीज, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और इनकी उम्र है 25 वर्ष। तो मैं समझता हूं ये वीडियो बड़ी ही इंपोर्टेंट है। जो बिहार दरोगा, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सीबीटी 2, बिहार पुलिस सेवा
लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बड़ा इंपोर्टेंट है। जीकेजीएस जो मैं बहुत ही छात्र मेहनत से बनाया हूं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और इसको अन्य लोगों को भी पहुंचे जिससे वो भी फायदा उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन नए वीडियो।